हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम हैं अपने पॉलिटी के सीरीज़ के सेकेंड वीडियो में, जहां पे हमने पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चंस को देखा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए और देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो हम 30 क्वेश्चन और देखेंगे। और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आप आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और हमारी जो बाकी की सीरीज़ है, साइंस की सीरीज़ है और जीएस की सीरीज़ है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे। और आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। सिंधी और नेपाली, नंबर 2 कोंकणी और मणिपुरी, नंबर 3 बोडो और संथाली, नंबर 4 संथाली और कोंकणी, नंबर 5 डोगरी और मैथिली। 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 5, डी 4 या 5। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली, कोंकणी, डोगरी और मैथिली। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 बोडो और संथाली, और डोगरी और मैथिली, यानी कि ऑप्शन 3 और 5। 3 और 5 हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा ये 8वीं अनुसूची में ये भाषाएं शामिल की गई थी। और सिंधी जो है, सिंधी 1967 में की गई थी, और उसके बाद में 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली की गई थी। और 2003 का जो ये 92वां संविधान संशोधन है, इसमें आपका बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी शामिल की गई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 25 से 28। तो ये है आंसर इसका सी, अनुच्छेद 20 और 21, ये अब स्वतः समाप्त नहीं होते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार अब एकमात्र नैतिक अधिकार रह गया है। इस समय केवल मूल 6 अधिकार हैं। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये है ऑप्शन बी, यह गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, यानी कि केवल राज्यसभा में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए यह केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन को पास कर बनाया गया था। तो असत्य है इसमें ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद ने पास किया था, यह गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन देख लेते हैं 1 2 2 4, 1 2 3 और 1 2 4। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में है और जम्मू कश्मीर है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 2 4, 1 2 और 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है? तो ये है ऑप्शन ए, दीवान बहादुर। दीवान बहादुर की उपाधि किसी भी भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे कि 39 क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है?
तो ये है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज और कृषि। ये है ऑप्शन बी वन। समवर्ती सूची में वन आते हैं क्योंकि समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं और वन समवर्ती सूची का विषय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? ऑप्शन ए, धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, या उपर्युक्त सभी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो ये है ऑप्शन सी, भाग 3 को भारत संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, या उपाधियों का अंत। यह है ऑप्शन डी, उपाधियों का अंत इसमें नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, समान नागरिक संहिता। इनमें से कौन से राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में हैं? ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये चारों इसी में आते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 होते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अनुच्छेद 43A में अनुच्छेद 43A में प्रबंधनों के श्रमिक भागीदारी के लिए कानून बनाना है यहाँ पे आर्टिकल 43 में, और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा 46 में है, और पर्यावरण की सुरक्षा जो है ये है आर्टिकल 48A में है, और समान नागरिक संहिता आपका आर्टिकल 44 में है, इसलिए यह है इसमें आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 39 का ए सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है? ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत कोई भी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड कोई भी न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में हुई थी, और इसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? 16, 32, 38 या 64। तो ये है ऑप्शन डी, 64। 64 कैसे हो सकते हैं कि ईवीएम जो है वह अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा कर सकता है। जो बैलेटिंग यूनिट होती है उसमें 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान होता है, उसमें कितने 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान होता है, और यदि उम्मीदवारों की जो कुल संख्या है वह 16 से अधिक हो जाती है तो दूसरी बैलेटिंग यूनिट को जोड़ के उसके समानांतर जोड़ा जा सकता है। तो ये 16, 16, 32 हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार यदि उम्मीदवारों की संख्या 32 से भी अधिक है तो तीसरी को जोड़ सकते हैं, तो यानी कि 16 + 16 और फिर 16 ऐसे करके हम उसको बढ़ाकर 64 तक कर सकते हैं। उम्मीदवारों को पूरी करने के लिए चौथी बैलेटिंग यूनिट को जोड़ा जा सकता है, 64 यूनिट तक जोड़ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार वे मतदान के करीब तय किए गए घंटे के साथ समाप्त होने वाले डैश घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि कितने घंटों के पहले नहीं कर सकते हैं आचार संहिता के अनुसार। तो ये है, सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा 48 घंटों के अंदर, उससे पहले नहीं कर सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो ये है
राज्यपाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है। निम्नलिखित में कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केवल राष्ट्रपति। तो यह है ऑप्शन डी, केवल राष्ट्रपति। फांसी की सजा केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। ऑप्शन डी, अगला क्वेश्चन 50, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोगों के कार्य, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, 112 बजट, अनुच्छेद 51 का ए मौलिक कर्तव्य। ये है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोगों के कार्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? ऑप्शन ए, एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, दोहरा खतरा, आत्मदोष के खिलाफ निषेध, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के खिलाफ एक सुरक्षा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और नेपाली। तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, फारसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना, सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को देखना। उपरोक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन ए, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास समिति, ऑप्शन सी, वित्त आयोग, ऑप्शन डी, योजना आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास आयोग। ये सभी वित्त आयोग के कार्य हैं। वित्त आयोग हर 5 वर्ष में नियुक्त किया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1951 को हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है? राज्य की जनसंख्या पर, संसद के विचार पर, विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर, राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये है इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु हाई कोर्ट, ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट या डी बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये होता है ऑप्शन बी, केरल हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं या उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं। चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधायिकाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति होती है, लेकिन राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं राज्य चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1997 भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश, 2001 भारत सरकार का कार्यकारी आदेश, 1997 कानून द्वारा संसद, 2001 कानून द्वारा संसद। तो ये है ऑप्शन सी, कानून द्वारा संसद 1997 का एक कानून जो संसद से पारित हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार,
14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन डी सभी, तो ये हो जाएगा सभी, ये सभी आते हैं नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जिसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट में। इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट में कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर और PN भगवती जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीश थे। और कथन नंबर 2 है कि हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य देश की पहली जनहित याचिका थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लीजिए, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस आंसर को आप लोग कमेंट करके जल्दी बताएं और ज़रूर बताएं, मैं आपका वेट कर रहा हूं। इसी के साथ हम चलते हैं अगले वीडियो में और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो थैंक यू गाइज।